हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2019 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016, 17 और 18 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे और सारे वीडियोज़ का आप PDF नोट टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो विज्ञान जो हमारा है ये तृतीय प्रश्न पत्र है जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक 25 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा जो शुरू होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं। पहला हमारा है पित्तरस बनता है, ऑप्शन दिया गया है आमाशय में, ग्राहड़ी में, छोटी आंत में या यकृत में। तो अगर हम पित्तरस देखें तो जिसको इंग्लिश में बाइल जूस भी बोलते हैं, पित्तरस जिसे इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं, यह यकृत में बनता है, यह क्षारीय तरल होता है, यह आमाशय से आई जो है काइन को अम्लीय प्रभाव को जो ये आपका यह जो है आमाशय में आई काइन के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके क्षारीय कायल में जो है बनाता है यानी क्षारीय कायल बनाता है जिससे अग्न्याशयी रस के एंजाइम भोजन का पाचन कर सकें। पित्त रस के कार्बनिक लवण वसा का जो है मलशीकरण करते हैं जिससे वसा का पाचन सुगमता से होता है। तो पित्त रस हमारा कहाँ बनता है? पित्त रस यानी कि बाइल जूस यकृत में बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। प्रश्न नंबर 2 है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझा या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तो तृतीय श्रेणी का अगर हम उत्तोलक देखें तो वह उत्तोलक या यह एक ऐसा उत्तोलक होता है जिसमें बल जो है आलंब और भार के बीच स्थित होता है। यानी कि तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसमें जो बल होता है वो आलंब और भार के बीच स्थित होता है। यह आपका तृतीय श्रेणी या तृतीय वर्ग का उत्तोलक कहलाता है। अब इसके अंतर्गत आपका आता है झाड़ू, चिमटा, किसान का हल इत्यादि। तो जिनमें से हमारा चिमटा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन दिया गया है CO2, O2, NH3 या N2। तो प्रकाश संश्लेषण में अगर हम देखें तो हरे वृक्ष जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन यानी CO2 को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को ये शुद्ध करते हैं। तो कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये होता है हमारा O2 जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश तत्व के समस्थानिक में होते हैं। प्रकाश तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन दिया गया है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। दूसरा है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। फिर है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो देखते हैं समस्थान जिसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार जो होता है अलग अलग होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। फिर से देखते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन जो उनका भार है वो अलग अलग हो, उनका भार जो होता है वो अलग अलग होता है, उन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न रहता है। परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो है परमाणु भार ये हमारा भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है चंद्रमा क्या है? ऑप्शन दिया गया है देवता, तारा, उपग्रह या ग्रह।
चंद्रमा जो है इनमें से क्या है? तो चंद्रमा जो है ये हमारा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं यह भी बताना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर हम देखें तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो है रोग बच्चों में जो है रिकेटस और वयस्कों में जो आपका है ऑस्ट्रिया मलेशिया होता है। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है वो आपका है रिकेटस, और वयस्कों में जो होता है आपका ऑस्ट्रिया मलेशिया, ये होता है आपका वयस्कों में। प्रश्न नंबर 7 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग। बेकिंग सोडा लिखे, सॉरी, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग। तो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग मीठा सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम लोग इसको बोलते हैं। क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र जो है NaHCO3 है। NaHCO3 है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक जो है कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र जो हमारा है NaHCO3 है। प्रश्न नंबर 8 है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। यानी कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा है वसा में घुलनशील है। तो देखिए विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन एस जो है ये जल में घुलनशील विटामिन हैं, जबकि विटामिन जो हमारा ए, डी, ई और के ये हैं वसा में घुलनशील। यानी इसको हम ट्रिक से देखें तो के, ई, डी और ए, ये हो गया हमारा कीड़ा। ये हमारा हो गया कीड़ा। ये कीड़ा जो हमारा है ये विटामिन में है। ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। कीड़ा किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। यानी ए, डी, ई के जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी आपके जो बचते हैं बी, सी और एच, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम लिखा गया है। फिर आपका विटामिन सी है और विटामिन एच है, ये आपके जल में घुलनशील हैं, जबकि ए, डी, ई के जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। प्रश्न नंबर 9 है घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? जब भी जो घड़ी में चाबी भरी जाती है तो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा जो है एकत्र हो जाती है? तो आपका होती है स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा जो है ये एकत्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम। तो देखते हैं कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग के नाम यकृत, गुर्दे, फेफड़े, त्वचा, ये सभी होते हैं। उत्सर्जित प्रणालियां जो हैं उपापचय जो अपशिष्टों को हटाकर और पानी, लवण और पोषक तत्वों की जो है उचित मात्रा को बनाए रखकर शरीर के तरल पदार्थों की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करती है। देखिए कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग के नाम है। पहला आपका दिया गया यकृत, गुर्दा, फेफड़ा और त्वचा। उत्सर्जी प्राणियां जो होती हैं ये हम लोग लिख सकते हैं उपापचय, अपशिष्टों को हटाकर और पानी, लवण और पोषक तत्वों की उचित मात्रा को बनाए रखकर शरीर के तरल पदार्थों की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करती हैं। प्रश्न नंबर 10 है कार्य किसे कहते हैं
इसकी इकाई लिखिए। कार्य किसे कहते हैं और इसकी इकाई। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो तो कार्य होना कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या होती है, बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, या जो है विस्थापित हो तो उसको हम लोग कार्य का होना कहलाते हैं। कार्य की एसआई जो है, एसआई मात्रक या पद्धति हम बोले, एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल है, और जो है इसका सीजीएस मात्रक आर्ग होता है। डब्लू बराबर एफ इंटू यस, जहाँ डब्लू आपका कार्य होता है, एफ आपका बल और यस आपका विस्थापन होता है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो तो कार्य का होना कहलाता है। कार्य का एसआई इकाई या मात्रक जूल होता है और इसका सीजीएस मात्रक आर्ग होता है। डब्लू बराबर हमारा होता है एफ इंटू यस, जहाँ डब्लू कार्य को दर्शाता है, एफ बल को, और यस जो है विस्थापन को। प्रश्न नंबर 12 हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का गृह जो है ये क्यों कहा जाता है? तो देखते, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा उपयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। फिर से देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा उपयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड, या हम लोग बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड या बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। यानी कि भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड होता है, ये बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। बेस या भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं और जो बेस या भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, या नमक और पानी बनाने के लिए एक एसिड के साथ जो है प्रतिक्रिया करते हैं। फिर से देखते हैं इसको, भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड जो है ये बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो बेस या भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं, जो अम्लीय ऑक्साइड से जो होता है उसके विरोधी गुण दिखाते हैं, और जो बेस जो है या भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, या नमक और पानी बनाने के लिए जो है एक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये हमारा हो गया भास्मिक ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 14 है, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? फसल चक्र से क्या लाभ होते हैं? तो चलिए देखते हैं फसल चक्र से लाभ। तो पहला हमारा है, फसल चक्र से मृदा जो है उर्वरता बढ़ जाती है, यानी जो मृदा की उर्वरता शक्ति है वो बढ़ती है। दूसरा है, भूमि में कार्बन जो है और नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। दूसरा हो गया। तीसरा, मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, कीटों का नियंत्रण होता है, और फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। तो ये हमारा हो गया फसल चक्र के लाभ। पहला है, फसल चक्र से मृदा उर्वरकता जो है ये बढ़ती है, उर्वरा ये बढ़ जाती है। दूसरा है, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा है, मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, कीटों का नियंत्रण होता है, और फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। तो यह फसल चक्र से लाभ। प्रश्न नंबर 15 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? तो देखते हैं, बहुत भारी नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, अथवा अत्यंत हल्के नाभिकों द्वारा संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक जो है बनाने, यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति को, यानी द्रव्यमान की जो है वो क्षति हो जाती है। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति के तुल्य, जो द्रव्यमान क्षति की तुल्य ऊर्जा होती है, यानी E बराबर AMC स्क्वायर मुक्त होती है।
इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आदि में किया जाता है। पहले हम देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। तो बहुत भारी नाभिकीय को हल्के नाभिकों में टूटने, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, अथवा अत्यंत हल्के नाभिकों द्वारा संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक जो है बनना, यानी कि नाभिकीय सैलन कहलाता है, कि प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। तो प्रक्रिया में इस द्रव्यमान की छत तुल्य ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? E बराबर AMC² जो है ये मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसका उपयोग देखते हैं। तो इस ऊर्जा का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि में जो है किया जाता है, आदि जगहों पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? ये संतुलित आहार क्या होता है? तो शरीर का स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार क्या होता है? तो शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबी उम्र भी प्रदान करता है, बल्कि जो है लंबी उम्र प्रदान करता है। देखते हैं, शरीर को जो है स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। इतना हमारा हो गया संतुलित आहार। आगे देखते हैं संतुलित आहार की जो है मतलब क्यों लेना चाहिए। तो देखते हैं, पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि क्या करता है? लंबी उम्र भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? प्रश्न नंबर 17 है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी या लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। सुनामी आदि से बचने के लिए तटों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहाँ वहाँ सरकार विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों को जो है भी आपदा प्रबंधन के लिए सदा जागरूक जो है रहना चाहिए, सदा जागरूक रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ। तो अगर हम ऐच्छिक पेशियाँ देखें तो ये बहुकेंद्रित होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ ये बहुकेंद्रित होती हैं। अनैच्छिक जो हैं ये एकल केंद्रित होती हैं। दूसरा है ऐच्छिक पेशियाँ ये दंड की आकार की होती हैं। अनैच्छिक जो है ये वेलन की आकार की होती हैं। ऐच्छिक फिर हमारा तीसरा, ये जो है आसखित होती हैं। अनैच्छिक में जब है इसके मध्य भाग में जो है फूले हुए स्थल पर केंद्रक होता है। फिर ऐच्छिक पेशियाँ हमारा है, ये जो है धार्य युक्त होती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ ये धारियों से रहित होती हैं या धारियां से मुक्त होती हैं। यानी पहला हमारा है ये जो है बहुकेंद्रीय होती हैं जबकि इसमें एकल केंद्रक पाया जाता है। ये दंड की आकार की होती हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक होती हैं बेलन के आकार की। ये आपका है आसखित होती हैं और ये इनके मध्य भाग में जो है फूले हुए स्थल पर केंद्रक होता है। फिर आपका है ये धुरी युक्त होती हैं, ये धारी युक्त होती हैं और ये धारियों से रहित होती हैं। तो ये हमारा हो गया ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप क्लास का पूरा PDF नोट टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे।
यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।